ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। हम तुमको बताए थे कि रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा। तुमको हम ये बताए थे कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा। एंटी फ्लोराइड हम तुमको बनाने के लिए दिए थे कि एंटी फ्लोराइड एक बार ट्राई करना। थोड़ा सा अगर तुमको 2 क्लास पहले ले जाएं तो हम तुमको बताए थे कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम ये इसमें कैटायन और एनायन ये 2 चीज़ें होती हैं। आयनिक सॉल्ट के अंदर कैटायन एनायन 2 चीज़ें होंगी। कैटायन और एनायन में जो भी बड़ा होगा वो हमेशा लैटिस पॉइंट ऑक्युपाई करता है। लैटिस पॉइंट कहने का मतलब या तो वो CCP ऑक्युपाई करेगा या तो HCP ऑक्युपाई करेगा। जो छोटे आयंस होते हैं वो हमेशा वॉइड में जाते हैं। वॉइड तुमको शुरू से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जो खाली जगह होती है उसी को वॉइड कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें वॉइड में जाती हैं। वॉइड कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये हम लोग डिसाइड किए तो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से उसको पुराने लेक्चर्स देखो। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। आज वाले क्लास में हम क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या जो हम पढ़ाए हैं पिछले 2 क्लास में, चूँकि कोई असाइनमेंट नहीं की थी पिछले 2 क्लास में, तो इस वाले में असाइनमेंट इंक्लूड होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी लेक्चर में असाइनमेंट नहीं है इसका मतलब कि वो टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। बिना टॉपिक पूरा किए असाइनमेंट नहीं आ सकता। तो जब तक वो असाइनमेंट, अगर वो टॉपिक पूरा नहीं होगा तो उस पर असाइनमेंट नहीं जाएगा। तो उसके लिए बार बार तुमको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि असाइनमेंट नहीं मिला और ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। जब भी प्रॉपर टाइम आएगा और जब भी हमको एडिक्वेट लगेगा कि नहीं अब देना चाहिए, इतना टॉपिक हो चुका है, हम तुमको प्रॉपर वे में तुमको असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। इवन लेक्चर नोट भी रोज़ प्रोवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा कोई केस ही नहीं होता कि तुमको असाइनमेंट ना मिले। ठीक है, तो ये तुमको सोचना ही नहीं, एकदम ये दिमाग में मत रखो। जिस भी लेक्चर में असाइनमेंट इंक्लूड है इसमें मतलब वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, उतना असाइनमेंट तुमको दिया गया। जहाँ नहीं इंक्लूड है इसका मतलब आने वाले क्लासेस में असाइनमेंट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, जो भी अभी हो रहा, ठीक है, हम लास्ट क्लास में भी ये बोले थे, इस क्लास में फिर बोल रहे हैं, क्योंकि तुम उसको एक रेगुलर सिस्टम की तरह सोच रहे हैं। हम तुमको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं ताकि तुम्हारा डिसकंटिन्यूटी ना हो स्टडी में। यहाँ पे तुम ये नहीं, अब हम लोग की जगह पे आके सोचो कि हम लोग किस तरह से सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं खुला है, कहीं आप मूव नहीं कर सकते, सब कुछ घर से करना है, तो इस लेवल का अपलोडिंग, एडिटिंग और सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी लेक्चर्स की कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कभी अगर जैसे ही हम लोग को सूटेबल टाइम मिलता है तो हम ज़्यादा कर देते हैं लेक्चर, जब सूटेबल टाइम मिलेगा तो उसको कम कर देंगे। तो तुमको उसको कंटिन्यूटी, तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, अगर कभी कोई लेक्चर कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम सारी चीज़ें पढ़ लिए। एक बार NCERT पढ़ो, अपनी टेक्स्ट बुक रीड करो। हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक चैप्टर करीब ख़त्म होने को आया है, उसके क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो। सारे सब्जेक्ट में यही है, फिज़िक्स में भी करीब 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर देख लेना। ठीक है, हम लोग बॉक्स को टिक नहीं कर रहे कि नहीं बस हो गया और उसके बाद लेक्चर देख लिया, काम ख़त्म हमारा, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी हम पढ़े हैं उसको पूरा हम लोग क्यूमुलेट करके अच्छे से लेके आगे कंटिन्यू करें। तो तुम्हारा काम है ये। ठीक है, ये हम लोग का काम नहीं है, तुम्हारा काम है कि अगर कोई लेक्चर में कुछ तुमको मिस हो रहा है तो उसको दोबारा देखो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में, ऑनलाइन में तो ऐसे ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनलाइन में तुमको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जा रहा। ठीक है, तो जब भी लेक्चर 1 या 2 जाते हैं या लेक्चर नहीं जाता है तो पुरानी चीज़ों को तुम रिवाइज़ करो। ठीक है, फिर जैसे खुलेगा सारी चीज़ें रेगुलर रहेंगी। क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं वाराणसी में, तो हम लोग जो भी कर पा रहे, ठीक है, जितना भी हो पा रहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम हो, अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रहे। फिर भी तुम कोशिश करो कि जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सिर्फ उसी में तुम काम करना सीखो। ठीक, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग लास्ट क्लास किए होंगे उनको याद होगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या था। हम सबको ये अच्छे से बताए थे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे Na2O का। ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे Na2O का, जिसको याद होगा। हम बताए थे इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन -2 और Na+। तो हमको पता ऑक्सीजन -2 ये लार्ज आयन है, तो अगर ये लार्ज आयन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये CCP में होगा।
ठीक है। और Na+, सुना ध्यान से, Na+, ये स्मॉलर आयन है, स्मॉलर आयन होगा तो ये वॉइड में जाएगा, और ये वॉइड में जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। लास्ट क्लास जिनको भी याद होगा हम बोले थे कि ये देखो तुमको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ा रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत देर से हो चुकी हैं, बहुत सारे क्लासेस में हो चुकी हैं। तो तुमको ये पता है कि वॉइड में जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड तुमको याद करना पड़ेगा। हम बोले थे कि चूँकि रेडियस तो की वैल्यू हमको याद नहीं रहती, ये एग्ज़ाम में दिया भी नहीं होगा, तो हमको सीधे चीज़ों को याद रखना है। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन -2, ठीक है, ऑक्सीजन -2 ये CCP में रहेगा, और Na+, ये स्मॉलर आयन है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। ठीक है, चलो अब ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ठीक, चलो सोचो, ऑक्सीजन -2 ये CCP में है, तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन -2 है, CCP का मतलब सबको याद है, CCP का मतलब ही FCC होता है। 5-6 क्लास हो चुकी है। अगर नहीं तुमको अभी भी नहीं आ रहा है तो बच्चा दोबारा सारी क्लासेस देखो। फेस सेंटर सबको याद होगा, कहाँ कहाँ एटम्स होंगे, एटम्स होंगे कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे, CCP को ही FCC बोलते हैं, और सारे फेसेस पे। तो ये हम लोगों ने बना लिया ऑक्सीजन -2, ये है ऑक्सीजन -2 बच्चा, O-2, ठीक है। एकदम सेम स्ट्रक्चर है जैसा फ्लोराइड का था, बस यहाँ पे कैटायन और एनायन अपनी पोजीशंस बदल दिए हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे पहले था। अच्छा, Na+ स्मॉलर है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। लास्ट क्लास में फ्लोराइड जो लोग पढ़ेंगे उनको याद होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटे वाले क्यूब के सेंटर पे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। क्लियर है? तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर है, ये F- है, सॉरी Na+ है। तो CaF2 जिसको स्ट्रक्चर याद होगा, याद करो, वहाँ कैल्शियम CCP बनाता था, कैल्शियम कॉर्नर और फेसेस पे होता था, और फ्लोरीन F- वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता था। यहाँ चीज़ें जस्ट रिवर्स हो गई हैं। यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन कॉर्नर और फेसेस पे है, और कैटायन जो है वो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गया। तो फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, नाम ही एंटी फ्लोराइड है, मतलब फ्लोराइड का जस्ट रिवर्स फॉर्म होगा। लास्ट क्लास में हम तुमको बोले भी थे कि इसको तुम ड्रॉ करके रखना, देखना मिलाना सही है कि नहीं। तो यहाँ जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा सा हम डिटेल तुमको बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम लोग इसमें बताते हैं कैटायन एनायन के फॉर्म में। और क्या डिफाइन करते हैं कैटायन एनायन, कैटायन मतलब नंबर ऑफ एनायन सराउंडिंग कैटायन, एनायन सराउंडिंग कैटायन। और यहाँ क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ कैटायन सराउंडिंग एनायन, सराउंडिंग एनायन, यानी एक कैटायन को कितना एनायन घेरा है, और क्या बताएंगे, एक एनायन को कितना कैटायन घेरा है। ये सारे लास्ट क्लास में हो चुका है, तो हमको बहुत फोकस नहीं करना है इसको, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि एक कैटायन चूँकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो सिंपल सी बात है, ये 4 आएगा, और यहाँ एनायन का 8 आएगा। ये फ्लोराइड का जस्ट रिवर्स फॉर्म है। तो अगर वहाँ पे 8:4 आया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चा, 4:8 आएगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। हमको पता है यहाँ पे बच्चा कौन सा टच होगा, यहाँ चूँकि ऑक्सीजन -2 है FCC लैटिस में, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ एनायन टच होगा। और अगर हम एनायन टच कंसिडर करेंगे तो उस केस में हम लिख सकते हैं A√2 बराबर 4R-। हम यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तुम पिछला वाला क्लास जाके देख सकते हो। और अगर तुम कैटायन एनायन टच कंसिडर करोगे, कैटायन एनायन टच, तो उस केस में हमारे पास आएगा A√3/4 = R++R-। हम ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आज हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप है जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये होगा ZnS, जिंक सल्फाइड,
ZnS। अब तुम खुद सोचो, ZnS क्रिस्टल यानी हमारे पास क्या होगा बच्चा, Zn+2 और S-2, ठीक है। Zn+2 Zn+2, सुनते रहना ध्यान से, Zn+2 ये कैटायन है, ये छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ये बच्चा थोड़ा सा अगर तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो Zn+2 तो तुमको याद होना चाहिए जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और तुमको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया गया पीरियोडिक टेबल में, तुमको बताया गया होगा कि जब कभी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है तो हमेशा उसकी साइज़ घट जाती है। तो Zn+2 कैटायन है, स्मॉलर होगा। S-2 एनायन है, तो ये लार्ज होता है। जो भी लार्ज होगा वो CCP बनाएगा। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे CCP का मतलब ही क्या होता है बच्चा, FCC। अच्छा, Zn+2 ये इंपॉर्टेंट है, गोज़ इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, लेकिन सिर्फ आधे ही टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है। रॉक सॉल्ट से हम लोग शुरू किए थे। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल क्या था, Cl- CCP बनाता था, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता था, ठीक है। फिर हम लोग आए कहाँ पे बच्चा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे। फ्लोराइड के केस में हम लोग क्या डिस्कस किए, फ्लोराइड के डिस्कस में किए कि कैल्शियम+2 CCP बनाएगा, F- टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। फिर आए आज हम लोग एंटी फ्लोराइड पे, जहाँ पे ऑक्सीजन-2 CCP बनाएगा, Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। फिर आए हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे हमको ये पता चला S-2 CCP बनाएगा या कॉर्नर या फेसेस में जाएगा। और Zn+2 पूरे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई नहीं करता, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करता है, या ये कह लो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो पूरे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई नहीं होंगे, अल्टरनेट ऑक्यूपाई होंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाने जाएं तो हम S-2 बना रहे हैं। S-2 तो CCP बनाएगा, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे एज वेल एज फेसेस पे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे Zn+2 बनाने जाओगे तो Zn+2, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, Zn+2, अगर Zn+2 यहाँ आगे वाला टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा तो पीछे वाला नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पीछे वाला ऑक्यूपाई करेगा, आगे वाला ऑक्यूपाई नहीं करेगा। यहाँ आगे वाला ऑक्यूपाई करेगा, पीछे वाला नहीं करेगा। और यहाँ पीछे वाला ऑक्यूपाई करेगा, आगे वाला नहीं करेगा। ये बच्चा हम थोड़ा सा तुमको ये बता रहे, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड था, याद आया, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तो एक ऑक्यूपाई हुआ, एक नहीं हुआ। यहाँ पे भी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सही है। इसी तरह यहाँ भी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड थे, एक यहाँ, एक यहाँ। इसी तरह यहाँ भी 2 थे, एक यहाँ, एक यहाँ। हम तुमको स्क्वायर बॉक्स में इसलिए दिखा दे रहे ताकि तुम यहाँ देखो, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से सिर्फ 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो अगर कोई बोलेगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स या नंबर ऑफ Zn+2 निकालो, तो नंबर ऑफ S-2, तो S-2 पहले सोचते हैं। S-2 कहाँ है, CCP में। CCP में हम लोग पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। CCP मतलब FCC होता है, और FCC में 4 एटम होते हैं, तो S-2 4 होगा। नंबर ऑफ Zn+2, Zn+2 के बारे में सोचो। Zn+2 हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। जिनको भी क्लास याद है उनको पता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल का मतलब टोटल टेट्राहेड्रल कितने होते हैं बच्चा, 8, उसका आधा ही ऑक्यूपाई होगा। इसका सीधा सा मतलब 1/2 × 8, 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे। तो नंबर ऑफ Zn+2 4 आया, नंबर ऑफ S-2 4 आया, तो क्या आएगा, 1 unit cell have 4 units of ZnS। भाई दोनों को मिलाओगे, 4 Zn+2 4 S-2, तो मिला के क्या होगा, 4 यूनिट आएगी ZnS की। और यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें भी एक यूनिट सेल में 4 ZnS आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कॉर्नर पे है कौन, S-2, तो सिंपल सी बात है, यहाँ कौन सा टच होगा, सबको पता है। यहाँ कौन सा टच होगा बच्चा, यहाँ एनायन टच होगा। देखो एकदम ये बात याद रखना, एनायन टच, कैटायन टच कैसे बताते हैं।
जो भी चीज़ सीसीपी में होती है या जो भी लैटिस बनाती है वो आपस में टच कर सकती है, ये एक कंडीशन है। तो चूंकि यहाँ एनायन सीसीपी बना रहा है तो एक कंडीशन ये लेके चल सकते हैं कि एनायन एनायन टच हो सकता है। अगर एनायन एनायन टच हुआ तो सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है यहाँ जो ड्रॉ की हो वही पहला केस a√2 बराबर किसके होगा बच्चा, 4r माइनस, यहाँ कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अगर कैटायन एनायन टच हुआ तो भी वही केस होगा जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि है तो अभी टेट्राहेड्रल वॉइड ही, तो यहाँ भी a√3/4 ये किसके बराबर होगा बच्चा, r++ r माइनस के। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अब तुम समझ सकते हो, ज़रा याद करो, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड और ZnS में फ़र्क क्या है। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में हमेशा पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे थे, ZnS में आधे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे थे, ZnS में सिर्फ आधे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, अब सुनना, जरा सोचो, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। अगर कोई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा कि सोचो ये सल्फ़र कितने ये ऑक्सीजन कितने Na+ से सराउंडेड है, तो तुम कहोगे 1 2 3 और 4 ऐसे और 4 सामने वाले क्यूब में, क्योंकि ये सिर्फ इसमें तो शेयर होगा नहीं, इसके सामने भी एक यूनिट सेल होगा, तो टोटल इसका वैल्यू 8 आ गया था। सल्फ़र 8 एनायन से सराउंडेड था, देखो तुम यहाँ लिखे भी हो, सही। लेकिन क्या यहाँ पे ZnS के केस में सोचो, एक सल्फ़र कितने ZN से सराउंडेड है, 1 2, ये मेरे भाई ये पीछे वाले ये दोनों पीछे वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। ये जो हैं, ये जो हम ड्रॉ किए हैं, ये बैक साइड वाले हैं, पीछे वाले हैं। ये इस सामने वाले सल्फ़र को नहीं सराउंड करेंगे, ये पीछे वाले सल्फ़र को सराउंड करेंगे। तो अगर हमको यहाँ से ये समझ में आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमको ये समझ में आया कि एक यूनिट सेल से हमको सिर्फ 2 ही Zn+2 मिल रहे हैं जो इसको सराउंड कर रहा है। एक यूनिट सेल से 2 Zn+2, और ये सल्फ़र 2 यूनिट सेल में सराउंडेड होगा, तो एक सल्फ़र को कितने Zn+2 घेर के रखे रहेंगे। कैटायन एनायन का हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, Zn+2 is 2s-2 का, यानी एक Zn+2, एक पहले सल्फ़र सोचो, सल्फ़र मतलब ब्लैक वाला डॉट, तो एक सल्फ़र कितने Zn+2 सराउंडेड है, एक सल्फ़र 4 Zn+2 से सराउंडेड है, 2 इस क्यूब में जो दिख रहे और 2 इसके ठीक सामने वाले क्यूब में जो होंगे, तो एक सल्फ़र -2 4 Zn+2 से सराउंडेड है, और एक Zn+2, ठीक है, Zn+2 तो बच्चा टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो वो 4 सल्फ़र -2 से सराउंडेड होगा। जो भी चीज़ टेट्राहेड्रल वॉइड में है वो हमेशा 4 एटम से सराउंडेड होगी, जो भी चीज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है वो ऑटोमेटिकली 6 एटम से सराउंडेड होगी। तो यानी इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चा, 4:4। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लिए क्या क्या, हम लोग डिस्कस कर लिए फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, जिंक ब्लेंड, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC क्रिस्टल या सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल या कई बार BCC क्रिस्टल। देखो ये पूरा सिस्टम तुमको याद रखना है, हम इसीलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तुमको ये पूरा सिस्टम याद रखना है। BCC क्रिस्टल सोचो, सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड के अंदर 2 चीज़ें होंगी, CS+ और क्या बच्चा, Cl-। इसमें Cl- ये कॉर्नर ऑक्यूपाई करेगा और CS+ बॉडी के सेंटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई वॉइड वाला सीन नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, यहाँ क्रिस्टल सिस्टम ही बदल गया। ये बच्चा अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्रिस्टल सिस्टम CCP क्रिस्टल सिस्टम था, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे गए, सीजियम क्लोराइड के केस में बॉडी सेंटर्ड लैटिस बनती है, BCC क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो इस केस में सीजियम क्लोराइड CS+ और Cl-। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, जरा सोचो, Cl- क्या ऑक्यूपाई करेगा, कॉर्नर, तो हम चल रहे Cl- को कॉर्नर बना दें। Cl- ये कहाँ पे है, ये है कॉर्नर पे, ऐसा, ये Cl- है।
फेस पे नहीं बनाना, क्योंकि Cl माइनस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं, इससे पहले वाले सारे सिस्टम CCP थे, ये CCP सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम ही बदल गया। ये पूरा सिस्टम BCC लैटिस है, जहाँ एटम कहाँ कहाँ पे होगा, Cl माइनस कॉर्नर पे होगा और सीजियम प्लस बॉडी के एकदम सेंटर में होगा। ठीक है, ऐसा ये है सीजियम प्लस, थोड़ा राउंड कर दें ऐसा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सीजियम प्लस है, ये सीजियम प्लस है, ये सीजियम प्लस है, और ये किनारे वाला क्या होगा बच्चा, Cl माइनस। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें हमको बतानी है। सबसे पहले हम बताते हैं कितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल होंगे। तो सोचो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, नंबर ऑफ़ Cl माइनस, तो Cl माइनस कॉर्नर पे है, हर कॉर्नर से 1/8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बच्चा 1। नंबर ऑफ़ सीजियम प्लस, कितना होगा सीजियम प्लस, देखो ध्यान से, वो तो बॉडी के सेंटर पे, तो पूरा 1 होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, एक सीजियम प्लस है इस यूनिट सेल में, एक Cl माइनस है, यानी तुम ये कह सकते हो दिस यूनिट सेल हैव 1 यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड। ठीक है बच्चा, यानी इसके अंदर सिर्फ 1 यूनिट किसकी है, सीजियम क्लोराइड की। अच्छा एक चीज़ और समझो, थोड़ा ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे कैटायन एनायन टच तो हो नहीं सकता, Cl माइनस बहुत दूर होंगे, वो नहीं टच करेंगे। यहाँ एक ही केस हो सकता है कैटायन एनायन टच का। ठीक है, तो कैटायन एनायन अगर टच कर रहे हैं, यही एक केस यहाँ हो ही सकता है बच्चा, और कोई केस नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो यानी ये वाली लाइन, सुना ध्यान से, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन जो हम तुमको तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहे हैं, ये बॉडी डायगोनल होगा, सही है, बॉडी डायगोनल होगा, तो सिंपल सी बात है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, a√3। अच्छा a√3 के अंदर ये वाला एक एनायन आया, तो यहाँ से R माइनस आएगा, ये वाला एक एनायन है, तो यहाँ से R माइनस आएगा बच्चा, और यहाँ बीच में कैटायन है, तो यहाँ से क्या आएगा R प्लस, हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, R प्लस यहाँ से, R प्लस यहाँ से। 2 R प्लस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 R प्लस के बराबर होगी, और यहाँ तो सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, तो ये R माइनस ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी R माइनस होगा। ठीक है, तो यानी अगर तुम टोटल डिस्टेंस सोचो तो a√3 ये बराबर किसके होगा बच्चा, 2R प्लस प्लस 2R माइनस, और यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, R प्लस प्लस R माइनस बराबर a√3/2। हम इसका एप्लीकेशन आज वाली क्लास में कराएंगे, तो तुमको और क्लियर होगा कि हम ये बताते क्यों है कैटायन एनायन टच और एनायन एनायन टच। तो बॉडी सेंटर क्रिस्टल में सिर्फ कैटायन एनायन टच होगा, और इस केस में R प्लस प्लस R माइनस किसके बराबर होगा, a√3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा और समझना ध्यान से, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही बताएंगे जो अभी तक बताते जा रहे हैं, कैटायन इस टू किसका बच्चा, एनायन का, यही तुम कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे। सोचो जरा, कैटायन कौन है, ये ब्लैक वाले कैटायन है, ये ब्लू वाला एनायन, सॉरी ये ब्लू वाला कैटायन है और ये ब्लैक वाला एनायन है। उस सीजियम प्लस को कितने क्लोरीन घेरे हैं, सोचो, उस सीजियम प्लस को कितने क्लोरीन घेरे हैं, हर कॉर्नर वाला इसको घेर के बैठा होगा। तो अगर हम लोग सोचें ध्यान से, अगर हम लोग सोचें इसमें, इस सीजियम प्लस को कितने क्लोरीन घेर के बैठे होंगे, चलो देखो, एक तो ये बदल दे रहे, एक बच्चा ये 1, ये 2, ये 3 बनाए हो, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, देख रहे, तो यानी इस सीजियम को कुल मिला के कितने क्लोरीन घेर के बैठे हैं, 8। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक कैटायन को कितने घेर के बैठे हैं, 8। तो कैटायन 8:2 एनायन। जरा सोचो, ये बच्चा इस क्लोरीन के बारे में सोचो, ये हम ड्रॉ कर रहे जो, ये जो क्लोरीन है, अब ज़रा सोचो इस क्लोरीन को कि ये सीजियम से कितने साइड से घिरा हुआ है, एक सीजियम एक यूनिट सेल में। क्या ये क्लोरीन सिर्फ इसी यूनिट सेल में होगा, नहीं, ये क्लोरीन तो कॉर्नर पे है, तो ये तो एक यूनिट सेल में होगा नहीं, ये तो 8 अलग अलग यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। तो इसका सीधा सा मतलब कि एक एनायन को भी 8 सीजियम घेर के बैठे हैं।
ठीक है। ये बच्चा इसको थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा कि एक क्लोरीन को एक सीजियम घेर के बैठा है, सही है, ठीक है। हम देखो इसको दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, तुम ये समझो ध्यान से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम ये समझोगे नहीं तुमको आएगा नहीं। मान लो हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब बनाया, ये क्लोरीन है जो ब्लू डॉट्स है, सुना ध्यान से, थोड़ा 5 मिनट लगेगा लेकिन समझ जाओगे तुम। ये ब्लू डॉट्स क्लोरीन है और वो बीच में सीजीएम है, ठीक है, ये भी, ये क्लोरीन है, ठीक। अब मेरे बात बताओ, एक क्लोरीन को, ये सामने वाली क्लोरीन को एक सीजियम घेर के बैठा है, सही, लेकिन क्या ये एक अकेला यूनिट सेल होगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। ऐसे यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा, ऐसे, ठीक है, ये भी एक यूनिट सेल होगा। इसको हम अच्छे से बना देंगे, समझने की कोशिश करना बच्चा। ये भी एक यूनिट सेल होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ भी एटम्स Cl माइनस यहाँ कॉर्नर पे होगा और ये Cgm प्लस होगा, तो ये भी इसको घेर के बैठा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लोग उसको घेर के बैठे हैं। क्या ये 2 अकेले यूनिट सेल होंगे? नहीं, इसके नीचे भी यूनिट सेल होगा। हम इसीलिए तुमको ड्रॉ कर रहे हैं, तुमको एकदम क्लियर हो, क्योंकि कई बार हम ये बोल चुके कि देखो इसके नीचे भी यूनिट सेल होगा, इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा। देखो ये तीसरा यूनिट सेल है। अब यहाँ भी एक Cgm प्लस होगा जो ऐसे होगा, ये भी इसको घेर के बैठा होगा। इसी तरह इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा, इसी तरह इनके सामने भी यूनिट सेल होगा। यानी इस क्लोरीन को कितने सीजियम घेर के बैठे? एक यूनिट सेल से एक आ रहा है, एक यूनिट सेल से एक आ रहा है। हम इसको देखो पूरा रिवाइंड कर रहे हैं, समझना ध्यान से, सोचो, एक यूनिट सेल से एक आया तो कुल मिला के इस तरह के कितने यूनिट सेल होंगे? भाई ये कॉर्नर पे है तो सीधा सा मतलब इसके इस तरह के 8 यूनिट सेल होंगे, इसके बगल में, इसके नीचे, इसके इधर सामने भी। तो कुल मिला के ये 8 सीजियम से घेरा गया होगा। यानी एक Cl माइनस 1 Cl माइनस इज सराउंडेड बाई 8 सीजियम प्लस। और इसीलिए तुम्हारा कैटायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, ठीक है। तो ये CaCl का क्रिस्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी तक सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए, ठीक। हम तुमको एक चार्ट में इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना। अच्छा, इन दोनों का रेडियस रेशियो याद कर लो। रेडियस रेशियो एंटी फ्लोराइड जो कि टेट्राहेड्रल में है, तो रेडियस रेशियो R+/R-, ये 0.225 होगा। जिंक ब्लेंड भी टेट्राहेड्रल वॉइड है तो R+/R-, ये भी 0.225 होगा। सबको याद होगा ये चीज़, ठीक है। और CaCl बच्चा बॉडी सेंटर्ड है तो R+/R- 0.732 होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तुम लोग को समझ में आ रही होंगी। अच्छा, हमेशा याद रखना, लार्ज स्मॉलर अपॉन लार्जर लिखेंगे तो जिसका भी आयन, जिसकी साइज़ बड़ी होगी उसको डिनोमिनेटर में रखना। अच्छा, हम इसको पूरा एक तुमको बना दे रहे, ठीक है, एक टेबल में तुम इसको याद कर लो क्या क्या हम लोग डिस्कस किए। हम शुरू से एकदम याद दिला रहे तुमको। हम लोग डिस्कस किए क्या? रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। हम लोग डिस्कस क्या किए? फ्लोराइड, ठीक है। हम लोग डिस्कस क्या किए? एंटी फ्लोराइड। ये 5 सिस्टम तो तुमको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। हम लोग डिस्कस क्या किए? जिंक ब्लेंड। और हम लोग क्या डिस्कस किए बच्चा? हम लोग डिस्कस अभी किए बॉडी सेंटर्ड या CaCl क्रिस्टल, सेंटर्ड, ठीक है, या CaCl। अच्छा समझो ध्यान से। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, हम इसको एकदम अलग अलग कर दे रहे, ठीक है, ऐसा, इस तरह, ठीक। अच्छा सुनो, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चा? पहला तो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हम लोग को डिस्कस करना है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हैं, पहले तो हमको ये डिस्कस करना है। तो हमको पता है रॉक सॉल्ट में 4 यूनिट होती हैं, एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है।
तो हमको ये पता है 4 यूनिट होती हैं रॉक सॉल्ट में, फ्लोराइड में 4 होती हैं, एंटी फ्लोराइड में भी 4 होती हैं, जिंक ब्लेंड में भी 4 होती हैं, सिर्फ बॉडी सेंटर्ड में 1 होता है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं ये। फिर हमको क्या डिस्कस करना है, फिर हमको डिस्कस करना है रेडियस रेशियो। ये याद होना चाहिए। देखो हम एक चार्ट में इसलिए लिख दे रहे हैं कि तुमको एकदम क्लियर हो जाए। रॉक सॉल्ट केस में ऑक्टाहेड्रल होता है तो 0.414 सबको याद होगा। अच्छा, फ्लोराइड के केस में 0.225 क्योंकि टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी 0.225, यहाँ भी 0.225 और यहाँ भी बच्चा 0.732। एक बात याद रखना, फ्लोराइड में हम ये बहुत स्पेशली बताए थे कि यहाँ R-/R+ होता है, बाकी हर जगह R+/R- होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फिर हम लोग डिस्कस किए थे अगला, हमको और क्या डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको याद होगा। रॉक सॉल्ट के केस में 6:6 आया था, फ्लोराइड के केस में 8:4 आया था, इस केस में 4:8 आया था, इस केस में 4:4 आया था, और इस केस में हमको क्या आया था बच्चा, 1:1। ये टेबल एकदम याद होना चाहिए बच्चा, ध्यान रखना, तुमको याद ही करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रिलेशन था कैटायन एनायन टच पे, क्या रिलेशन था एनायन एनायन टच पे। तो थोड़ा हम इसको छोटा लिखेंगे। ठीक है, 2 केस आएगा इस केस में, कैटायन कैटायन टच और एनायन एनायन टच। ठीक है, सुनते रहना। रिलेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 केस आते हैं, कौन कौन से, अगर कैटायन कैटायन टच हुआ, कैटायन एनायन टच हुआ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में, तो हमारे पास रिलेशन क्या आया था, हमारे पास रिलेशन आया था बच्चा A/2 = R++R-। ठीक है। अगर एनायन एनायन टच होगा, हम ये सब पहले बता चुके हैं, तुम जाके वहाँ रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम ऐसा बता रहे हैं कि जो तुमको नहीं पता। A√2 = 4R-। ठीक है। सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से वही चीज़ कि अगर हमारे पास कैटायन कैटायन टच होगा या एनायन एनायन टच होगा, डिस्टेंस बदल जाएगी बस। दो मिनट वेट करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखते जाना। सेकंड वाला केस, फ्लोराइड। फ्लोराइड सबको याद होगा। इस केस में हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था कैटायन कैटायन एनायन टच और एनायन एनायन टच। एनायन एनायन टच तो वही था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले। सब चीज़ पहले पढ़ाई गई है, तो हम इसको बहुत जल्दी समअप कर रहे हैं ताकि हम बार बार इस टेबल का इस्तेमाल करके तुमको सारी चीज़ें बता सकें। A√2 = 4R+ आया था, यहाँ कैटायन था, ध्यान रखना। तो यहाँ एनायन एनायन टच नहीं कहोगे, इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हम अच्छे से बताए थे तुमको। इस केस में हम लोग कहेंगे क्या, कैटायन कैटायन टच। ठीक है। और अगर कैटायन एनायन टच लोगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा बच्चा A√3/4 = R++R-। ठीक है, यहाँ भी वही रिलेशन आया था, A√3/4 = R++R-। लेकिन बस यहाँ के केस में एनायन एनायन टच होता है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास रिलेशन क्या आता है, हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं अगर, क्योंकि ये सारी चीज़ बताई गई है तो तुमको बोर ना हो तुम। ठीक है, 4R- होगा। फिर जिंक ब्लेंड क्रिस्टल के केस में भी वही रिलेशन होगा, A√3/4 = R++R- और A√2 = 4R-। ठीक है। फिर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड आता है, यहाँ सिर्फ एक ही रिलेशन ही होता है, R++R- = AR- = A√3/2।
ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस होते हैं जो हम लोग डिस्कस किए थे, r प्लस प्लस आर माइनस। तो हम लोग इतना चीज़ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये टेबल तुमको एकदम याद होना चाहिए, अप्लाई कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं, ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको तुमको अप्लाई कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं, 2 मिनट वेट करो, हम क्वेश्चन लगा देते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कोई ये क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस हम एक जगह से लिए हैं, ठीक है। कुछ एक बुक से ही, यूजुअल है, बुक ही से लेंगे। तुम समझना ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सुनो, लिखा है विच, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हम लोग वहीं से ले रहे हैं, आप उसी टेबल से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्योंकि हमको जगह मिलनी चाहिए। हाँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब देखो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें तुमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुमसे बोला बताओ इस कौन सा स्टेटमेंट सही है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में। तो कोऑर्डिनेशन, चारों ऑप्शन तुम पढ़ो, चारों ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, चलो रॉक सॉल्ट क्रिस्टल अभी क्या पढ़े, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल आ गए। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चा, 6:6। चलो 6:6 मतलब कैटायन का भी 6 होगा, एनायन का भी 6 होगा। तो इस ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आएगा बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 6, एनायन इज 6। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलना है हमको, डी वाले में। प्लीज़ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ोगे तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन BCC टाइप क्यूबिक यूनिट सेल। ये बच्चा BCC क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है, तो BCC क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन पढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से पूछ रहा है, तो BCC के केस में क्या, BCC का देखो चार्ट देखो BCC वाला, तो बॉडी सेंटर केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, ये बच्चा इसको थोड़ा सही करना था, 1:1 नहीं होगा ये, सॉरी, ये 8:8 होगा, अभी हम लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो तुमसे बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा BCC के केस में, तो क्या होगा BCC केस में 8:8, यानी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। तुम इसको फिर से पढ़ लेना अच्छे से, दोनों का 8 होना चाहिए। फिर जिंक ब्लेंड का पूछा है, इसको खुद से ट्राई करो, तो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल। ये बच्चा यहाँ C मतलब कैटायन, A मतलब एनायन, सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा है, मतलब कौन सा क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का सीधा सा मतलब है कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम होगा। तो हम रॉक सॉल्ट में चले जाएं, कैटायन और एनायन का रिलेशन देख लें। तो हम गए रॉक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट में कैटायन और एनायन जब टच करेगा तो क्या रिलेशन आएगा बच्चा, A/2 = R + R माइनस, या A/2 = रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन बराबर A/2, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन आइडियल क्लोजेट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एज लेंथ A, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन सही है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम के लिए। अब सिर्फ एनायन का रिलेशन पूछ रहा है बच्चा A के साथ, तो तुम थोड़ी देर पहले वहीं जाओ, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में सिर्फ एनायन का रिलेशन पूछ रहा, तो A√2 = 4R माइनस, वही लिखेंगे यहाँ भी। तो हमसे सिर्फ एनायन का रिलेशन पूछ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, A√2 = 4RA या एनायन। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 2A = 2√2RA, ठीक है, या RA = A/2√2। तो हमको C वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब तुमको समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही थी। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा जो तुम याद किए हो एकदम उसी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगा देंगे।
अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ CaCl। इसको खुद से करना क्योंकि हम ये रिलेशन ऊपर लिखवाए हैं। अगला क्या लिखा है, इन NaCl द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट लाइक चार्ज आयंस आर प्रेजेंट एट डिस्टेंस ऑफ। अच्छा सोचो, नियरेस्ट लाइक चार्ज आयन, लाइक चार्ज आयन मतलब, लाइक चार्ज मतलब जिसका चार्ज सेम हो, ठीक है, यानी कैटायन, ठीक है, और कैटायन इनके बीच की दूरी, या एनायन और एनायन के बीच की दूरी, ठीक है। हम इसको अलग जगह कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, तुमसे बोला क्या है कि बताओ तुम इस केस में कैटायन कैटायन या एनायन एनायन के बीच की दूरी बताओ। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम हम तुमको एक बार याद दिला दे रहे हैं, जिन लोग को नहीं याद होगा, लास्ट क्लास में हम बताए थे क्या था, एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, सही है। एटम्स होते हैं कहाँ पे, फेसेस पे, और जो सोडियम होता है, ये क्लोरीन था, तो सोडियम जो होता है बच्चा वो एज पे होता है, ठीक है, एज पे होता है। तो तुमसे बोला है कि कोई भी दो सिमिलर आयन के बीच की तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है, यही तो बोला है। टू नियरेस्ट लाइक चार्ज आयन, कि दो सबसे पास वाले जो आयन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ये बच्चा, तो अगर ये सोडियम प्लस है, सुना ध्यान से, और ये सोडियम प्लस है, तो हम अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करें, इन दोनों के बीच की, तो सोचो ज़रा, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको आता हो, पढ़े लिखे हो, तो ये a/2 होगा, ठीक है, ये कितना होगा, a/2। उसी तरह यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, a/2। अगर ये पूरा साइड लेंथ a मान ले रहे तो सिंपल सी बात है, इसका आधा लेंथ कितना होगा, a/2 होगा। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ये कैलकुलेशन करा जरूर रहे, लेकिन तुम लोग पढ़े लिखे हो, तो ये हो सकता है तुम्हारा a/2√2, ठीक है। अरे इतना पता है ना कि राइट एंगल a और a होता है, तो ये a√2 होता है। तो उसी तरह हम लोग सेम केस में, ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं कि a/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2√2 या a/√2। तो दो सबसे पास वाले लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, a√2/2, क्योंकि यही वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चा, a/√2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, जैसे जितना तुम मतलब चीज़ों को करते जाओगे, ठीक है, उतना तुमको आता जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल द नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ Na+, सिंपल सी बात है ये बच्चा, नाइबर्स। अच्छा ये वाला केस अभी छोड़ दो, ठीक है, ये अभी हम बस इसके जस्ट बाद अगली वाली क्लास में यही पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ नाइबर्स कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के जस्ट बाद, ठीक है। अच्छा फिर क्या पूछा है, इन एन आयनिक कंपाउंड A+X- द रेडियस ऑफ A+ एंड X- आर 1 पिकोमीटर एंड 2 पिकोमीटर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तुमसे पूछा क्या है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तुमसे बोला है कोई क्रिस्टल सिस्टम है A+X-, चलो जैसा बोल रहा है वैसा मान ले रहे, कोई क्रिस्टल सिस्टम है A+X-, ठीक। और तुमसे बोला क्या है कि A+ का जो लेंथ है वो है 1 पिकोमीटर और X- का जो लेंथ है वो 2 पिकोमीटर। तो पहले तो तुम रेडियस रेशियो निकाल लो। क्यों रेडियस रेशियो निकाल लें, इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा ये कौन से वॉइड में जाएगा या किस तरह का क्रिस्टल सिस्टम बन रहा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 होगा, ये वैल्यू 0.5 होगी। जिसको भी याद होगा रेडियस रेशियो हम बताए थे 0.414 से 0.732, इसके बीच में जब कभी भी रेडियस रेशियो आएगा तो वो हमेशा CCP लैटिस बनाएगा। और कौन CCP लैटिस बनाएगा, लार्ज आयन CCP लैटिस बनाएगा, और स्मॉलर आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ये बच्चा पिछली वाली क्लास जाके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, वहाँ ये चीज़ हम बताए थे कि जब कभी भी रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में होगा तो वो
एक कंपोनेंट क्या करेगा, जो बड़ा वाला होगा वो CCP बनाएगा और जो छोटा वाला होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। चलो ये समझ में आ गया कि लैटिस कैसी है। तो लैटिस ये है कि ये रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में तो ऐसा होता है कि जो एनायन है वो क्या बनाता है बच्चा, CCP, और कैटायन कहाँ पे जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एक बार अगर तुमको ये समझ में आ गया कि रॉक सॉल्ट है, ये लिखा नहीं था कहीं रॉक सॉल्ट है, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये तुमको खुद निकालना है। यहाँ रेडियस की वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो हमको ये तुरंत समझ में आ गया कि रेडियस की वैल्यू दी है तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करो। रेडियस रेशियो कैलकुलेट करो, फिर हमको ये पता करो कि किस तरह का बन रहा लैटिस। हमको पता चल गया कि CCP बन रहा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी रॉक सॉल्ट टाइप का क्रिस्टल बन रहा। अब तुम रॉक सॉल्ट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी याद कर लो सीधे सीधे कि कैटायन और एनायन टच होता है, तो रिलेशन कैटायन और एनायन के बीच में क्या है बच्चा, A/2 = R + R माइनस, जो हम लिखवाए हैं। तो हम इसको लिख दे रहे A/2 = R + R माइनस। तो A/2 R+ की वैल्यू कितनी है, 1 पिकोमीटर, R माइनस की 2। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चा, ये सॉरी A/2 बराबर कितना आएगा, 3 पिकोमीटर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पिकोमीटर। लेकिन तुमसे A नहीं पूछा, तुमसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुमसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कोई भी क्यूब का वॉल्यूम, अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, A की वैल्यू अगर 6 पिकोमीटर है तो A³ की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 का होल क्यूब, यानी ये कितना होगा बच्चा, 216 पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लिए, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको आज के लिए पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर और नाइबर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर देखो थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है क्लास की, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि तुमको जितना भी पढ़ाया जाए वो तुम्हारे बहुत काम का हो, ठीक है, और तुम उसको अच्छे से समझ लो। कोटा पूर्ति करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि तुमको ये टाइम में भी आए, ऐसा नहीं कि बस जा रहा लेक्चर, ठीक है, ऐसा नहीं चाह रहे हम लोग कि सिर्फ लेक्चर जाता रहे और तुमको कुछ आए ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है, द रेडियस ऑफ डाईवेलेंट कैटायन A+2 इज़ 94 पिकोमीटर एंड डाईवेलेंट एनायन B-2 इज़ 146 पिकोमीटर। अब तुमसे पूछा, रेडियस दिया है और तुमसे पूछा बताओ किस तरह का क्रिस्टल सिस्टम है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आसान है, ठीक, कैटायन का रेडियस दिया है, एनायन का दिया है, तो फट से तुम रेडियस रेशियो निकाल लो, R+/R-। मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, R+/R- निकाल लेंगे। तो R+/R- की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चा, 94 अपॉन किसके, 146। वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो तुम, जितना भी वैल्यू आता है ये करीब 0.732 आएगा। और अगर से 0.732 से ज़्यादा आएगा तो ये किस तरह का क्रिस्टल सिस्टम होगा बच्चा, BCC क्रिस्टल सिस्टम कौन था, सीजियम क्लोराइड का। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। चलो आगे देखो, फिर तुमसे क्या बोल रहा है, अगला पढ़ते हैं। अब बाइनरी सॉलिड AB हैज़ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, ये बता दिया रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है। इफ़ द एज लेंथ इज़ 400 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज 80 पिकोमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एनायन। ये तो फिर वही क्वेश्चन आसान हो गया। साइड लेंथ दी हुई है तुमको, ठीक है, साइड लेंथ तुमको दी है, A दिया है कितना, 400 पिकोमीटर बच्चा। कैटायन का रेडियस दिया है या R+ दिया हुआ है कितना, कितना दिया R+ बच्चा, 80 पिकोमीटर। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है कौन सा, रॉक सॉल्ट। जरा रॉक सॉल्ट का रिलेशन याद है कैटायन और एनायन का, क्या था, A/2 बराबर किसके, R+ + R-। तुरंत आंसर आ जाएगा, 400/2 कितना हुआ, 200। R+ की वैल्यू कितनी, 80। R- हमको कैलकुलेट करना है, R- की वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 पिकोमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, फॉर अ सॉलिड विथ स्ट्रक्चर शोन इन फिगर द कोऑर्डिनेशन नंबर पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। A और B का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब जिसको नॉलेज होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वो कर लेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सबको याद है, एक एटम को कितने लोग सराउंड करते हैं उसी को बोलते हैं। तो A के बारे में सोचो, कितने B उसको सराउंड किए, तो एक B यहाँ है, एक B यहाँ है, एक B यहाँ है, एक यूनिट सेल से 3 B मिल रहे। क्या ये सिर्फ इसी यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, ऐसा है, ठीक है,
तुमसे अगर कभी पूछेगा क्या ये सिर्फ इसी यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, नहीं, और भी यूनिट सेल होंगे। तो अगर हम ए के बारे में सोचें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ए का पूछ रहा, तुम इस या तो तुम इस स्ट्रक्चर को मिला लो। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये एज का सेंटर है और ये कॉर्नर है, तो ये थोड़ा सा किस तरह का सिस्टम है बच्चा, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है। देख के ही पता चल गया कि रॉक सॉल्ट है, क्योंकि रॉक सॉल्ट में ही क्या होता है कि सीसीपी लैटिस होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही कहाँ पे होता है बच्चा, एज के सेंटर पे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ लास्ट क्लास में या इससे पहले वाली क्लासेस में कभी ना कभी डिस्कस हुई है। तो हमको ये समझ में आ गया कि एज का सेंटर है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये रॉक सॉल्ट टाइप का क्रिस्टल है। और अगर ये रॉक सॉल्ट टाइप का क्रिस्टल है तो इसका सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6:6। सीधे ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, तो तुम इसको कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में जाके देखे कि वहाँ कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कराएं। ठीक है, थोड़ा सा क्लास आज थोड़ी लंबी होगी, 1 घंटे की, क्योंकि हमको ये क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखो, एनायनिक कंपाउंड AB हैज़ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एनायन का रेडियस 200 पिकोमीटर है। कैटायन का रेडियस पूछा है। ए बच्चा, ये भी अब क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम कर सकते हो। हम सारे क्वेश्चन इस तरह के करा दे रहे हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा, फ्लोराइड, सही है। एनायन का रेडियस दिया हुआ है कितना, 200 पिकोमीटर। और क्या दिया है बच्चा, कैटायन का रेडियस पूछा है, आइडियल कैटायन का रेडियस पूछा है। ठीक, कहीं ए की वैल्यू नहीं दी है। अब ये क्वेश्चन ध्यान समझना, अगर ए की वैल्यू दी होती तो हम ए से कैलकुलेट कर लेते, तो ए तो दिया नहीं है, साइड लेंथ तो दी नहीं है। तब हमारे पास एक और रिलेशन होता है रेडियस रेशियो का। हमको पता है कि रेडियस रेशियो आइडियल केस में फ्लोराइड स्ट्रक्चर कौन सा वॉइड होता है, सबको याद होना चाहिए। फ्लोराइड स्ट्रक्चर कौन सा वॉइड होता है बच्चा, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.225। बस ये बात ध्यान रखना कि फ्लोराइड के केस में, जिनको भी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं, फ्लोराइड के केस में R-/R+ होगा, न कि R+/R-। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। तो यहाँ से हमको एनायन का वैल्यू 200 दिया है और कैटायन का पूछा है। मेरे ख्याल से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 200/R+ = 0.225। यहाँ से तुमको R+ की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखना, फ्लोराइड के केस में R+/R- नहीं होता, R-/R+ होता है। यही एक जगह है जहाँ रिवर्स होगा, वो भी ऊपर लिखवाए भी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द एनायन हैज़ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सबको मिला के देखो, हम सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दे रहे हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6:6। ZnS कितना होता है बच्चा, 4:4। ठीक है, CaF2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, 8:4। और Na2O 4:8। तो अगर हम कंपेयर करें, दोनों वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, NaCl के केस में, क्योंकि दोनों ही वैल्यू 6 और 6 हैं। यहाँ सब में एक जगह 4 आ जा रहा है। कहीं भी कोई किसी का भी, चाहे कैटायन का या एनायन का, किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो उसको हम कम ही मानेंगे। तो सबसे कम किसका होता है, 4:4। उससे बड़ा कौन होगा बच्चा, 8:4 या 4:8। उससे बड़ा कौन होगा, 6:6। और सबसे बड़ा कौन होगा, 8:8। यही ऑर्डर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, अच्छा फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। CaCl हैज़ BCC क्रिस्टल, Cesium+ सेंटर पे है, Cl- कॉर्नर पे है, Cesium+ 1.69, Cl- 1.81। ये बच्चा, ये क्वेश्चन हम नहीं बताने जा रहे हैं। कैटायन का साइज़ दिया, एनायन का साइज़ दिया है, साइड लेंथ पूछा है। तुम रिलेशन लगा सकते हो, अभी थोड़ी देर ऊपर पहले लिखवाए हैं कि A√3 = 2R+ + 2R-। वहाँ से तुम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर CSBR लास्ट क्वेश्चन हैज़ BCC टाइप स्ट्रक्चर, एज लेंथ 4.3 पिकोमीटर, शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस बिटवीन Cesium+ एंड R-। तो तुमसे पूछा क्या है, तुमको एज लेंथ दी है A दिया है 4.3 पिकोमीटर, और तुमसे बोला है Cesium+, ये है Cesium+, ये है Br-। इससे सबसे कम दूरी कब होगी, सबसे कम दूरी तो तभी होगी ना जब ये दोनों आपस में टच होंगे। और अगर ये दोनों टच होंगे तो ज़रा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी, ये R+ होगा, ये किसके बराबर होगा, R-। तो R+ + R- की वैल्यू निकालनी है।
यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड बी आर माइनस। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू निकालनी है, ए दिया है तो डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हो। अब तुमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, तुमको याद होगा a√3 बराबर 2r प्लस 2r माइनस, कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आज जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस किए और जो असाइनमेंट हम इंक्लूड करेंगे उसको एक बार कोशिश करना करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और नाइबर्स एक क्लास वो बचेगी, फिर डिफेक्ट शुरू हो जाएंगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एक दो बार इसको रिवाइज़ करते रहना। ठीक, आज के लिए इतना ही।